चलिए एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। और देखो हम लोग लास्ट जीएस वाला सेशन जो हमारा चल रहा है और इस जीएस सेशन में हम लोग जियो को हम लोग पढ़ चुके हैं और जियो को कंप्लीट करने के बाद अब लोग जो हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे हिस्ट्री को हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब देखिए हिस्ट्री को सबसे पहली बात तो आपके मन में कई बात तो मन में क्या है, सिलेबस को लेकर कुछ बातें आती हैं। तो देखिए सिलेबस को अगर मैं डिस्कस करूँ, ऐसा कोई सिलेबस को डिस्कस करने लायक हिस्ट्री में है ही नहीं। और हिस्ट्री का जो सिलेबस रहेगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका सिलेबस यही है। हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत हम लोग डिस्कस करने वाले। तो इसका कोई सिलेबस डिस्कस करने की कोई बात बनती नहीं है। और जो हम लोग शुरुआत करेंगे इस हिस्ट्री की भी, जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो कहां से शुरू करेंगे? एंशिएंट से शुरू करेंगे, प्राचीन भारत से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए एंशिएंट की अगर हम लोग बात, हाँ ये हम लोग बोल सकते हैं कि एंशिएंट में हमने क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। जब मॉडर्न मिडाइवल में आएंगे, मध्यकालीन में, तो उसको वहां पर डिस्कस हम लोग कर लेंगे। और रही बात मॉडर्न की, तो मॉडर्न को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस हम लोग करने वाले हैं, तो ज्यादा समय हम लोग अपना मॉडर्न पर निवेश करेंगे, वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री को अगर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए इस एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा आपके सामने। और हम लोगों ने शुरुआत, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम लोगों ने सब कुछ नहीं पढ़ना है, केवल कुछ हिस्से में हमने पढ़ना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री को अगर हम लोग बात करें तो एक हिस्से को हम लोग रख सकते हैं प्री हिस्टोरिक। ठीक है, ये कौन सा टाइम रखेंगे हम लोग? प्री हिस्टोरिक टाइम, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्रागैतिहासिक काल। मैं दोबारा ही लिख देता हूं। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट रहेगा, ठीक है, इस दूसरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे हाफ हिस्टोरिक टाइम या हाफ हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ठीक, और तीसरे हिस्से को हम लोग इसमें रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक टाइम या पीरियड, जिसको हम लोग बोलेंगे ऐतिहासिक काल। तो देखिए सबसे पहली बात, इसकी अगर हम लोग बात करें, देखिए प्री हिस्टोरिक अगर टाइम का मतलब ये होता है, वो उस समय के इतिहास की हम लोग बात करते हैं जिस समय का जो इतिहास लिखा गया, जो हिस्ट्री लिखा गया होगा, वो डिपेंड किया केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर, यानी कि पुरातात्विक सोर्स पे, यानी कि वो सोर्स जो क्या हुए, हमें क्या है, खुदाई में प्राप्त हुए। तो इनका सोर्स क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, है ना, पुरातात्विक, हिंदी में इसको स्रोत बोल देते हैं। और इस काल की अगर बात करें तो इस काल में रिटन एविडेंस नहीं मिलेंगे आपको। देखिए आर्कियोलॉजिकल का मतलब ये है वो वस्तुएं जो हमें क्या खुदाई में प्राप्त होती हैं, और उन्हीं के आधार पर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इतिहास को लिखेंगे। तो इस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक टाइम बोलेंगे। और जैसे अगर मैं यहां पे आपको एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जाम्पल में आप लोग कई बार पढ़ते हो स्टोन एज, पाषाण काल, है ना। क्या बात करते हैं हम लोग? स्टोन एज। तो ये जो स्टोन एज इस हिस्से में आएगा, यानी कि यहाँ का जो सोर्स है, जितना भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज में, ठीक है, वो सब कहाँ से है? खुदाई में प्राप्त हुई चीजों से उसको हमने क्या किया है, लिखा गया है, और इसके कोई रिटन एविडेंस हमको नहीं मिलते हैं। दूसरे हिस्से में अगर हम लोग छोटी एक मोटी सी मैं बात कर लूँ, मैं किसको रखते हैं हम लोग? हाफ हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि इसका मतलब ये होगा वो टाइम जहां पर क्या है, रिटन एविडेंस तो हमारे पास है। क्या है? रिटन एविडेंस, यानी कि लिखित साक्ष्य तो हमारे पास हैं, लेकिन जो रिटन एविडेंस हैं, लेकिन क्या किया है, और ये जो रिटन एविडेंस होंगे, इनकी जो स्क्रिप्ट है, इसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है ना। यानी कि इसको क्या करते हैं हम लोग, अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक, तो इस हिस्से में
रिटिन एविडेंस तो हमारे पास है। तो यहां पर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारे IVC लिख दे रहा हूं शॉर्ट में इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हमें खुदाई में प्राप्त हुई हैं, जब हम पढ़ेंगे तो वहां समझ लेंगे। और इसी के साथ साथ लेकिन बहुत सी चीजें हमें क्या हुई, मिली, और उसमें क्या बहुत सारी क्या है, रिटिन एविडेंस भी हमें मिला, लेकिन क्या कर पाए, इसकी जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली की उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस कर ही नहीं पाए हैं। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे एक हिस्सा हमारा आ जाता है वैदिक एज, यानी कि वैदिक काल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देना चाहें तो, ठीक। दूसरी अगर हम लोग बात करें, देखिए हिस्टोरिक पीरियड की हम लोग बात करें, यानी कि वो हिस्सा, इतिहास का वो हिस्सा जहां पर क्या है, आपके ये वाले सोर्स भी आपको मिलेंगे, आर्कियोलॉजिकल भी है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमारे पास मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ क्या है, लिटरेचर यानी कि साहित्य भी हमारे पास है। और ये जो काल होगा इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, यहां पर क्या है, खुदाई में प्राप्त की हुई चीजें भी हमारे पास उपलब्ध है, और यहां पर क्या है, हमारे पास क्या है, साहित्य भी हमारे पास उपलब्ध है। जैसे आप लोग अशोक के काल को पढ़ते हम लोग, तो अशोक के बारे में बहुत सारे विदेशी यात्री फॉरेनर्स इंडिया में आए घूमने के लिए, और उन्होंने क्या बहुत सारी बातें मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। जितने विदेशी यात्री थे उस समय का इतिहास उन्हीं के द्वारा ज्यादातर लिखा हुआ है। और कुछ चीजें हमें क्या हुई, अशोक के शिलालेख है ना, वो क्या हुए, हमें खुदाई में प्राप्त हुए। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या किया हम लोगों ने, इसको इतने हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखिए जो हमारा सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री का, मैंने यानी कि मैंने बोला जो प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत का क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये मैंने एक समझाने की कोशिश किया है। तो इस इवोल्यूशन में देखिए स्टोन एज की अगर आपसे बात की जाए, तो ये जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, इससे आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते। कभी कभी आया तो आया, इससे तो बहुत क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना रहती है। तो इस वाले हिस्से को तो हम टच अभी करने ही, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक टारगेटेड बैच है आपके लिए, क्रैश कोर्स टाइप बैच है, क्लास है। तो इस हिस्से को तो हम लोग टच करने ही नहीं वाले बिल्कुल भी। और हम लोग शुरुआत कौन से हिस्से से करेंगे, इस वाले हिस्से से करेंगे। और शुरुआत हमारी सबसे पहले किससे रहेगी, इस वाले से रहेगी, किससे, इंडस वैली को डिस्कस करेंगे। और इंडस वैली के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वैदिक एज। इन दोनों ही टॉपिक से आपके क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी इसके बाद हम लोग इसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो एंशिएंट हिस्ट्री वाले सेशन में मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वाले हिस्से को हम लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सिलेबस को मैं फिर बोल रहा हूं, सिलेबस हमारा यही है, आपको प्राचीन भारत पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री हमें पढ़ना है, कुछ हिस्सा वहां पे, कुछ फोकस वहां पे करना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे, और फिर हम लोग मिडाइवल पे आएंगे। मिडाइवल के बाद थोड़ा सा ज्यादा फोकस हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पर रहेगा, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछेगा। देखिए एंशिएंट और मिडाइवल से भी आपके जेई और एनटीपीसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मॉडर्न पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और बात करने में सबसे पहले हम लोग किसकी शुरुआत करेंगे, इस इंडस वैली से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी से एक चार्ट ड्रॉ करने की मैंने कोशिश की है, तो मैं जल्दी से इसको रफ कर देता हूं, और फिर हम अपने मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा क्या है हमारा आज, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए सबसे पहली बात, आज का टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को मैं शॉर्ट में इंडस वैली ना बोलकर क्या बोल दूंगा, इसको आईबीसी। मैं इसके लिए एक शब्द यूज करूंगा बार बार, आईबीसी शब्द मैं यूज करता रहूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन शब्द मैं यूज करूंगा, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मैं क्या यूज करूंगा, आईबीसी। देखो पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको जब हम लोग ज्योग्राफी वाला सेशन पढ़ रहे थे और मैंने आपको बोला हम लोग एशिया को पढ़ा था, एशिया को सभी धर्मों की क्या जन्मभूमि बोलते हैं, सभी सभ्यताओं का, एशिया की नदियों को सभी सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, क्रेडल्स ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। देखो एंशिएंट टाइम में विज्ञान, एंशिएंट जिस समय की हम लोग बात करना चाह रहे हैं इस सभ्यता के बारे में, तो उस समय क्या है, साइंस इतनी प्रगति नहीं कर पाया था। तो उस समय जितनी भी सभ्यताएं थी वो सभी सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई, वो हमेशा कहाँ विकसित हुई, नदियों के किनारे ही विकसित हुई। क्योंकि किसी भी सभ्यता को, किसी भी कल्चर को डेवलप होने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी तो इसलिए अच्छा क्या है, विकसित कहाँ पे हुई, वो सभी नदी क्षेत्रों में विकसित हुई। तो ऐसे ही इस इंडियन पेनिनसुला में, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक सभ्यता विकसित हुई। उस सभ्यता, जो सभ्यता जिस जगह पर विकसित हुई वो जगह थी कौन सी
थी सिंधु, और सिंधु की क्या है ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियों वाले क्षेत्र में सभ्यता विकसित होती है। देखो जिस इंडिया की अब हम लोग बात करेंगे, इस इंडिया में आपका पाकिस्तान भी शामिल रहेगा, ठीक है, और आपका अफगानिस्तान भी शामिल है, उस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं पूरे की। तो इस सभ्यता को क्या बोला मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसका डेवलपमेंट इसका विकास कहां पे हुआ, उस सिंधु, और सिंधु क्या है ट्रिब्यूटरीज के आसपास वाले रीजन में हुआ, उन दोआब क्षेत्रों में होता है, ठीक। दूसरी बात देखो, कई बार इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कई बार इसको क्या हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं। तो हड़प्पा का मतलब बस इतना है, हड़प्पा इस पूरी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा क्या है नगर था, सबसे बड़ा सिटी था, और सबसे पहले उसी को क्या की गई, खोज की गई, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम पड़ जाता है, ठीक। तो इसको हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं, कई बार मोहनजोदारो भी बोल देते हैं, अगर डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों क्यों हम लोग बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इस सभ्यता की अगर मैं आपसे बात करूँ कि साहब इस सभ्यता का टाइम पीरियड कितना माना जाता है, कितना टाइम पीरियड, तो इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 2500 से लेकर 1750 BC, यानी कि ईसा से कितने साल पहले, लगभग 2500 से क्या 1750 साल पहले। देखो BC का मतलब आप लोग, कई लोग BC में दिक्कत होगी, तो ऐसे मान लो, देखिए मान लीजिए ये क्या है सन 0 है, ये क्या है 0 है, और मान लेते हैं 0 में क्या होता है, जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो ऐसे मान ले जीसस क्राइस्ट के जन्म के हमारे पास क्या है पर्याप्त एविडेंस है। तो हालांकि जो सिस्टम है ये क्या है पश्चिमी सिस्टम है ये वाला, इसको इस तरह से लिखने का। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म मान लिया, जब जिस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ मान लेते सन क्या है 0 है। अब 0 के बाद साल 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4, और आते आते आज कितना चल रहा है 2020 तक चलते रहे हम लोग। तो जीसस क्राइस्ट से पहले भी कुछ समय रहा होगा, तो इसको हम लोग फिर पीछे चलते हैं, फिर 1 2 3 4 और करते करते हम लोग क्या है एन सुन करते चले गए, ठीक है, जीसस क्राइस्ट से पहले की। तो मैंने बोला BC का मतलब B4, B का मतलब V4, C का मतलब क्राइस्ट, यानी कि जीसस से क्या है जन्म से पहले। तो ये सभ्यता है कितने साल पुरानी है, इस 0 से लेकर कितने साल पुराने चलेंगे लोग, लगभग 2500 से क्या है 1750, क्योंकि पहले चलेंगे तो 3 4 5 6 7 1750 आएगा, और फिर कब आएगा 2500। तो 2500 से लेकर लगभग 1750 साल पहले क्या है पुरानी सभ्यता रही होगी, किससे, जीसस क्राइस्ट के जन्म से, है ना। तो इसको अगर आज के समय में अगर ऐड करना चाहें तो आज 2020 चल रही है, तो इसमें कितना और ऐड कर दें, लगभग हम लोग सन 2 क्या कर दें 2020 हम लोग इसमें और ऐड कर दें, तो एग्जैक्ट टाइम हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो 25 45 है ना, 4520 लगभग इसका क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा, क्योंकि 0 2 0 45, ठीक है, यानी कि 4500 साल पुरानी लगभग क्या है ये सभ्यता मानी जाती है, 5000 साल पुरानी इसको हम लोग बोल देते हैं एग्जैक्ट में। तो अभी आप लोग BC का मतलब समझो, और इसके बाद जितनी भी डेट आती है उसको AD हम लोग बोल देते हैं, एनो डोमिनी, ठीक है, क्या बोलते हैं एनो डोमिनी, लैटिन भाषा का शब्द है, तो ये शब्द वहीं से आए हैं। चलो इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो लेकिन जो नई रिसर्च सामने आई है आजकल हाल फिलहाल में, जो न्यू रिसर्च है अगर उनकी बात करें, उनका तो मानना है कि ये सभ्यता क्या है कितने साल पुरानी है, कितने साल पुरानी है, लगभग 8000 साल पुरानी है, जो नई रिसर्च बोलती है। अब हमें रिसर्च क्या बोलती है इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो इस इंडस वैली के बारे में जब पहली बार अंग्रेज भारत में आए थे, और आने के बाद रेलवे का काम भी स्टार्ट हुआ, हालांकि रेलवे का काम हालांकि 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, पहली रेलगाड़ी चली, आपको पता होगा, लेकिन काम तो रेलवे की पटरी का बिछाने का काम तो काफी पहले चल चुका था। तो ऐसे ही पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कुछ काम चल रहा था, तो वहां से कुछ खुदाई में क्या बड़ी बड़ी क्या ईंटें प्राप्त हुई। तो पहली बार ये जब ईंटें प्राप्त हुई तो इनको देखा गया, और यानी कि इस सभ्यता के बारे में जो सबसे पहली किसी ने पता लगाया, किसका, इंडस वैली के बारे में सबसे पहले पता लगाने वाले व्यक्ति का नाम था, यानी कि वो व्यक्ति जिसने इसके बारे में पहली बार क्या किया, रिपोर्ट दी, फर्स्ट रिपोर्ट दी। और इस व्यक्ति का नाम है मैसन, चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति है, चार्ल्स मैसन नाम का एक अंग्रेज है। तो इसको जरा याद रखें, 1826 में पहली बार ये न्यूज किसने दी, इसके बारे में रिपोर्ट किसने दिया, चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। अब देखिए सिंधु घाटी को हम लोग पढ़ें तो सबसे पहले इसके बारे में, इसको पढ़ने से सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये रहेगा, इसके जियोग्राफिकल एरिया को हम लोग जान लेते हैं, ये कहां से कहां तक ये क्या है फैली हुई, इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि ये कहां से कहां तक फैली हुई थी, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इस सभ्यता का ज्योग्राफिकल एरिया का हम लोग देखें
तो एक मैप पे समझने की कोशिश करते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप जम्मू कश्मीर में आप जाओगे तो जम्मू कश्मीर में एक जगह आपको मिलेगी, ठीक है, एक पैलेस मान लीजिए ये है, थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं इसको, यहां पे मैं ले लेता हूं, एक जगह मान लेते हैं ये वाली जगह है, एक जगह इस इंडस वैली के विस्तार की ये जगह हो गई, एक को मैं यहां लोकेट कर लेता हूं, ठीक है, और एक प्लेस में यहां मान लेता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ऐसे हम लोग बात करते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में इसका विस्तार कहां कहां पर आपको मिलेगा। देखिए अगर आप उत्तर में जाएं, सबसे पहले कहां पे जाते हैं, अगर आप नॉर्थ में जाते हो तो नॉर्थ में आपको चलना पड़ेगा कहां तक, एक जगह आपको मिलेगी मांडा, ठीक है, कौन सी जगह है, मांडा, और ये मांडा नाम की जगह आपको कहां मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर एक जगह है मांडा, ठीक है। और अगर पूरब में आते हैं, इस वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो एक जगह आपको मिलेगी, देखिए इस जगह का नाम है आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर नाम की जगह आप सभी लोगों ने मेरठ का नाम सुना होगा, है ना, मेरठ कहां पे आता है, यूपी में आता है, ठीक है, आलमगीरपुर नाम की जगह हो गई। और दक्षिण में अगर एक चले हम लोग तो महाराष्ट्र में एक जगह मिलेगी आपको, इसका नाम है दहमाबाद, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक। और देखिए इस तरफ आओगे, आज वर्तमान पाकिस्तान है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र मिलेगी पाकिस्तान में, एक जगह है, इस जगह का नाम है सुतकांगेंडोर, ठीक है। और ये जगह कहां पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट में, प्रांत, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूं, प्रांत, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग मिलाना चाहें तो यानी कि इस जगह का अगर हम लोग देखना चाहें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये यहां तक ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए, ऐसे कर देते हैं और इसको इस तरह से मिला देते हैं। तो देखिए प्रश्न आ जाए कि बताएं इंडस वैली का विस्तार उत्तर में कहां तक फैला हुआ है, प्रश्न कई बार पूछ लेते, कौन सा, मांडा। और मांडा की भी अगर मैं बात करूं भाई तो देखो मांडा में भी एक जगह आपको मिलेगी, मांडा में भी एक नदी को, क्योंकि मैंने क्या बोला, नदियों के आसपास विकसित हुई है, तो यहां पर एक नदी मिलेगी आपको। आप सब लोग हिस्ट्री में सुने, सॉरी ज्योग्राफी में आप सब लोगों ने चिनाब नदी का नाम, किसका नाम सुना होगा, चिनाब नदी का, है ना। तो कहां तक फैली हुई है, मांडा, जम्मू कश्मीर, नदी कौन सी है, चिनाब नदी। आलमगीरपुर में आ जाइए तो यहां पर भी एक नदी इस क्षेत्र में मिलेगी, और इस नदी का नाम क्या है, हिंडन नदी, आप सब लोगों ने हिंडन नदी का नाम सुना होगा, ठीक है। हिंडन नदी मेरठ में मिलेगी आपको। और दहमाबाद की अगर बात करें दक्षिण में, तो यहां पर जो नदी है, इस नदी को बोलते हैं, आप सब लोगों ने नर्मदा नदी का नाम सुना होगा, और यहां पर आपको मिलेगी दास्क रिवर, कौन सी नदी है, दास्क नदी, ठीक है। तो दो बातें आप ध्यान रखें, कई बार प्रश्न आ जाए कि इंडस वैली उत्तर में कहां तक फैली हुई है, तो बांडा, दक्षिण में दहमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान में। प्रश्न पूछने कौन नदी इंडस वैली की नॉर्थ बाउंड्री बनाती है, तो कौन सी, चिनाब, ईस्टर्न बाउंड्री हिंडन, सदर्न बाउंड्री नर्मदा और वेस्टर्न बाउंड्री दास्क नदी, ठीक है। इतनी बातें हो गई। ये जो पूरा रीजन है इंडस वैली का, ये लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, कितना, 13 लाख किलोमीटर का स्क्वायर का टोटल ये रीजन है। और आज तक इंडस वैली के लगभग 2800 प्लेसेस को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, 2800 स्थान हमें मिले हैं। इसकी लंबाई की भी बात करें तो 1600 किलोमीटर इसकी लेंथ हो गई, और 1100 किलोमीटर क्या इसकी चौड़ाई हो गई। तो ये हालांकि इतना डीपली जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है, मतलब ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन क्या है, ये दरअसल क्या है, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरा क्षेत्र में बसी हुई है, ठीक है। अब देखो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर इसके बारे में आपसे मैं दो बातें इधर कर लेते हैं हम लोग। तो जब इसकी खुदाई की गई होगी, इस सिंधु घाटी सभ्यता को खुदाई का काम शुरू हुआ, और जब काम शुरू हुआ तो एक अंग्रेज अधिकारी हैं, जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति हैं। इन जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट क्या होता है, शुरू होता है। तो डिगिंग प्रोजेक्ट शुरू हो गया, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट किसके द्वारा लीड किया गया, लीड बाई, और इस लीड करने वाले व्यक्ति का नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है, जॉन मार्शल। यानी कि जॉन, जब इस प्रोजेक्ट की खुदाई शुरू हुई तो इसको लीड कौन कर रहा है, जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति। और जॉन मार्शल के नेतृत्व की मैं बात कर लेता हूं
सबसे पहले दो शहरों की खुदाई हुई, दो जगहों की खुदाई हुई। तो जो सबसे पहला पैलेस आता है 1921, जरा डेट भी आप याद रखें। इस डेट, देखिए डेट मैं बहुत कम दूंगा, जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है केवल उसी डेट को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो 1921 में जो सबसे पहली शहर की खुदाई की गई, इस शहर का नाम था, आप सब लोगों ने हड़प्पा का नाम सुना होगा, जिसको हड़प्पा भी हम लोग बोल देते हैं। तो कौन शहर की खुदाई की जाती है? हड़प्पा नाम के सिटी की खुदाई की गई सबसे पहले। क्योंकि सबसे पहले इसी शहर की खुदाई की गई, सबसे बड़ा शहर भी है, तो इसको कई बार क्या है, हड़प्पा सभ्यता भी इसीलिए हम लोग बोल देते हैं। तो 1921 में किसके द्वारा खुदाई कराई गई? और इस व्यक्ति का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, और इस व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी। व्यक्ति का नाम क्या है? दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति के द्वारा क्या की गई, इसकी खुदाई कराई जाती है, इसको हेड कर रहे हैं। और हड़प्पा के बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछता है, क्योंकि क्या है, सबसे बड़ा सिटी है, तो हड़प्पा के बारे में ऐसा प्रश्न होता है कि आप बताएं हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो देखिए रावी नदी का नाम सुना होगा। हालांकि ये पाकिस्तान वाले पंजाब, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, आजकल ये वहां पे आता है। और ये मिलेगा कहां पर आपको? रावी के, कहां पर? रावी के बाएं, कई बार ये भी पूछ लिया गया कौन से कोस्ट पर है, तो लेफ्ट कोस्ट ऑफ रावी। कौन सा शहर मिलेगा आपको? हड़प्पा। पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब क्षेत्र में। एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, मोटे गोमरी नाम का जिला, वहां पर रीजन आपको दिखाई देगा। देखो इससे अभी मतलब हमके नहीं है। दूसरा शहर, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर था, उस शहर का नाम था, आप सब लोगों ने सुना है, मोहनजोदारो, है ना? कौन शहर है? मोहनजोदारो नाम का शहर। दूसरा शहर की खुदाई की गई मोहनजोदारो, और इसकी खुदाई की जाती है कब? 1 साल बाद 1922 में, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है आर.डी. बनर्जी। आर.डी., जरा ये नाम आपको याद होना चाहिए, राखाल दास बनर्जी। इस व्यक्ति का नाम क्या है? राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में किसकी खुदाई हुई? मोहनजोदारो। और कई बार ये भी पूछते, जो मोहनजोदारो सिटी है, इसका हिंदी में मतलब होता है, देखिए इसका मतलब ही होता है माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला, ठीक है। माउंट ऑफ डेड, इसको हिंदी में मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। हालांकि ये जो मोहनजोदारो शहर है, ये शहर भी आपको क्या मिलेगा? पाकिस्तान में ही मिलेगा, ठीक है। पाकिस्तान का एक लारकाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको मिलेगा। और ये जो सिटी है, ये भी मिलेगा सिंधु नदी के राइट कोस्ट पर मिलेगा। ये कहां पर मिलेगा? सिंधु के राइट कोस्ट ऑफ सिंधु, है ना। चूंकि दोनों शहरों की खुदाई सबसे पहली हुई, इंपॉर्टेंट सिटी है कौन सी, चाहे तो आपका कौन हो, हड़प्पा हो, चाहे कौन सा हो, मोहनजोदारो हो। अब देखिए इन दो शहरों को जब खोदा गया, ठीक है, तो यहां से बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त हुई। कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त होती हैं? तो अभी स्पेस थोड़ा सा कम है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि इंडस वैली कुछ मेजर साइट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट करने जो भी करना है आपको, फिर हम लोग आगे ही बात करते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो अब मैं सब कुछ रफ कर रहा हूं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? केवल इंडस वैली की ही हम लोग बात कर रहे हैं। और बार बार इंडस वैली को फिर से बोल रहा हूं, इंडस वैली को बार बार मैं आईबीसी के फॉर्म में लिखूंगा शॉर्ट में। तो अभी हम लोग इसका सिटी प्लानिंग को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग इससे पहले अभी मैंने बताया कुछ, जैसे हड़प्पा की अभी मैं बात कर रहा था, मोहनजोदारो की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ की कुछ मेजर साइट्स हैं, जरा उनके बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी कुछ प्रमुख साइट्स कौन कौन सी हैं आपको? प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं? तो सबसे पहले अभी किसको डिस्कस कर रहे थे हम लोग? हड़प्पा को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बता दिया हड़प्पा कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में रावी के लेफ्ट कोस्ट पे आपको मिलेगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का, ठीक है, मोटे गोमरी नाम के जिले में आपको मिलेगा। अब देखिए हड़प्पा की अगर बात की जाए तो यहां से कई सारी चीजें हमें प्राप्त हुई, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। क्या मिली? 6 ग्रेनरीज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अन्नागार।
ठीक है, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर क्या होता है, अनाज को क्या कहते हैं, स्टोर किया जाता है। तो अन्नागार हमें मिला, एग्जाम में कई बार पूछते हैं अन्नागार कहाँ से मिला है, तो मोटी मोटी बात कर लें कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। इसी के साथ साथ गेहूं और जौ के साक्ष्य भी हमें मिले यहाँ से, ये भी जरा ध्यान रखना, व्हीट एंड वार्ले, कौन सा, गेहूं और जौ भी हमें यहां से मिले हैं। और देखिए एक देवी मिली जिसको हम लोगों ने क्या उर्वरता की देवी बोला, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, इसको हम बोलेंगे उर्वरता की, देखो उर्वरता की देवी बोलने का मतलब ये है, एक मूर्ति हमें यहां से मिली है, कहां से, जिसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं, हड़प्पा से। और इस मूर्ति का जो गर्भ, जो पेट है, जो गर्भ से है, एक फीमेल की मूर्ति है, उस मूर्ति से क्या एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसको आर्कियोलॉजी का जो भी हमारे हिस्टोरियंस होते हैं उन्होंने क्या बोला, इसको उर्वरता की देवी बोला, क्योंकि इस मूर्ति की जो देवी है, जो गॉडेस है, इसके बॉम से, गर्भ से, कहां से भाई, गर्भ से एक पौधा, प्लांट निकला, ठीक है, निकला हुआ है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, उर्वरता की देवी, इसको हम लोगों ने बोल दिया। ठीक है, इतनी बातें कहां से मिली, हड़प्पा से मिलती हैं। दूसरा जो मेजर सिटी है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मोहनजोदारो, है ना। और ये मोहनजोदारो जो शहर है ये भी कहाँ मिलता है आपको, पाकिस्तान में मिलेगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर, राखलदास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया। देखिए यहां से एक कांसा, ब्रॉन्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई बालिका की। तो यहां से मिलने वाली चीजों में अगर बात करें, ठीक है, यहां से क्या मिला हमको ए डांसिंग गर्ल, है ना। तो नाचती हुई एक, देखिए ब्रॉन्ज जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, ठीक है। और आपको मैं यहीं पे ऐड कर दूं, जो कांसा होता है वो किस किस से मिलकर बनता है भाई, टिन और कॉपर, तांबे से मिलकर बनता है क्या, कांसा। तो इसका मतलब टिन से भी ये लोग, इनका क्या होगा, टिन के बारे में जानते होंगे, और कॉपर के बारे में भी लोग परिचित रहे होंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये चीजें हमको यहां से मिली। और एक क्या है, मातृ देवी की मूर्ति हमें यहां से मिली, कौन सी, मदर गॉडेस, मातृ देवी उसको कहा गया। ठीक है, मातृ देवी की एक मूर्ति हमें यहां से मिल जाती है। और सबसे जो बड़ी यहां की खोज रही, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, यहां का एक बड़ा क्या है, स्नानागार हमको मिला। कौन सा मिला, स्नाना, जिसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट बाथ, यहां से हमें प्राप्त हुआ है, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। और इसके अलावा कुछ और रीजन्स की हम लोग बात करें तो ये तो देखिए दोनों तो मेजर हैं, सबसे पहले खुदाई हुई। ऐसे ही कुछ और हम लोग आपको मिलेगा, देखिए एक लोथल नाम की जगह आपको मिलेगी, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, लोथल। और लोथल आपको कहां पर मिलेगा, गुजरात, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, और जरा ये भी ध्यान रखें, लोथल जो शहर है, ये शहर एक नदी है भोगवा, किस नदी के तट पर है ये, भोगवा नदी के क्योंकि इस एग्जाम में लोथल को, लोथल यहाँ का एक पोर्ट भी है, एक बंदरगाह भी है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसा ही एक और शहर, यहाँ का एक और साइट आपको मिलेगी, इस साइट का नाम है राखीगढ़ी। केवल इसका भी जरा आप लोग नाम ध्यान रखें, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ मिलेगी आपको, हरियाणा में मिलेगी। यहां से क्या है कि पहली बार ऐसा है इंडस वैली से कोई स्केलेटन हमें मिला, तो वो जो स्केलेटन मिला है वो कहां से मिला है, ह्यूमन स्केलेटन। राखीगढ़ी से क्या मिला है हमको, ह्यूमन स्केलेटन मिला हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही एक और प्लेस मिलेगा आपको, इसका भी जरा आप लोग नाम याद रखें, इसका नाम है कालीबंगन। क्या नाम है इसका, कालीबंगन, जिसको हिंदी में हम लोग कालीबंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कालीबंगा आपको कहां पे मिलेगा भाई, राजस्थान। कहां मिलेगा आपको, राजस्थान में मिलेगा, कौन सा, कालीबंगा नाम का जगह। देखो कालीबंगा एक नदी है, घग्गर नदी, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, कौन सी नदी के किनारे मिलेगा, घग्गर नदी के किनारे आपको ये शहर मिलेगा। और जो कालीबंगा शहर है, कालीबंगा का मतलब ही होता है काले रंग की चूड़ियां।
है ना, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कालीबंगा का मतलब क्या होता है। और एक जगह को और मैं मेंशन करना चाह रहा हूं, मैं उसको ऊपर यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं। एक और प्लेस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, और इस जगह का नाम है, देखिए इसका नाम है धौलावीरा। इसका जिक्र एक बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने चुनाव भाषण में भी किया गया। और देखिए ये धौलावीरा है, चूंकि ये कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में ही मिलेगा, ठीक है। और इस धौलावीरा से एक बात आप जरा याद रखेंगे, यहां से एक चीज हमें प्राप्त हुई और इसका नाम है एक स्टेडियम, एक पूरे खेल का मैदान हमें यहां से मिला था। तो धौलावीरा पिछले काफी समय से न्यूज में भी रहा, तो इसको पूरे एक संभावना देखिए। और साइट तो बहुत सारी, मैंने क्या बोला, बहुत सारी 2800 स्थान है, तो सभी को हम लोगों ने डिस्कस करना नहीं है, हम लोग टू द पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये कुछ मेजर प्लेसेस है जिनको एग्जाम में पूछ लेते हैं। अभी हालांकि हम लोग टॉपिक में आगे चलेंगे तो डिस्कस हम लोग इनको करते हुए चलने वाले हैं। जिस इंडस वैली को हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसके लिए इंडस वैली जानी जाती है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, इस इंडस वैली का क्या है, टाउन प्लानिंग, सिटी का बनावट। देखिए अभी हम लोग आजकल हमारे वर्तमान समय हम लोग स्मार्ट सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी की आज हम लोग वर्तमान में बात कर रहे हैं। और स्मार्ट सिटी हमारे यहाँ क्या लगभग क्या है 5000 साल पहले मौजूद थी, जिसको हम क्या है सिंधु घाटी के रूप में हम लोग जानते हैं, इंडस वैली के रूप में जानते हैं। तो इस इंडस वैली की जो सबसे मेजर विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की, वो क्या है, यहाँ का सिटी का क्या है, यहाँ का शहर का विभाजन। तो सबसे पहले हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, यहाँ का क्या टाउन कैसा है। टाउन प्लानिंग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पूरी सभ्यता जानी ही अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जाती है। किसके लिए जानी जाती है, अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। तो जरा देखें इसको एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए जो इंडस वैली है, अब कुछ देर के लिए आप मान लो ये दरअसल क्या है, ये इंडस वैली की सड़कें हैं। थोड़ा काम आसान कर लेते हैं, लिखने से अच्छा इसको ऐसे समझ लें हम लोग, है ना। देखो मान लीजिए ये क्या है, इस हिंदू घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ये रोड है, सड़कें हैं इस सभ्यता की, ठीक है। ये इस सभ्यता की क्या है, मेन रोड है। क्या है ये सभ्यता की, इसको मानेंगे हम लोग मेन, ये सब क्या है, मेन रोड, है ना। और ये तो मुख्य सड़कें हो गई, और मुख्य सड़कों में आप जानते हो गलियां भी होती हैं किसी भी सभ्यता में, क्या है। और हम लोग यहां पे रिस्क क्या ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या है, देखो भाई ठीक है। तो ये सब क्या थी, मेन रोड, ये भी क्या है, मेन रोड, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में है ये क्या है, मेन रोड। और जो छोटी वाली आपको दिख रही है ये वाली, ये क्या है, गली। आप समझते हो मेन रोड क्या होती है, गली क्या होती है। तो यानी कि इस सभ्यता को अगर आप देखो तो जो सड़कें हैं, अगर आप पाओगे जो सड़कें हैं, सबसे पहली बात तो क्या एक दूसरे को क्या है, समकोण, यानी कि क्या है 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसा ही पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी में जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को कहां पे क्रॉस करती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये बात तो आपको याद ही रहेगी, दिख रहा है स्पष्ट तौर पर आपको। यानी कि सड़कें क्या बिल्कुल सीधी, एकदम बिल्कुल क्या है, सीधी है। और सड़कों की, अगर पहले सड़कों की ही बात कर ले, देखिए जो मेन रोड है इस इंडस वैली में जितनी भी सड़कें हैं, इन सड़कों की अगर आपसे बात करें तो सड़कों में क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, यहां पर अगर बात करें जो रोड्स हैं, यहां पर क्या यूज किया गया, फिक्स ब्रिक, यानी कैसी ईंटों का यूज किया गया है, फिक्स का मतलब होता है पक्की और ब्रिक का मतलब ईंट। यानी कि प्रश्न आ जाए कि इंडस वैली में कैसी ईंटों का यूज किया गया, तो देखिए पक्की ईंटों का यूज किया गया है, याद रखेंगे। सड़कों में कैसी ईंटें यूज की गई हैं, पक्की ईंटें। लेकिन बस दो जगह ऐसी जहां पर क्या पक्की ईंटों का यूज ना करके क्या है, कच्ची ईंटों का यूज किया गया। तो ईंटें यूज की गई पक्की,
लेकिन एक अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन भी यहां पर आपको मिल जाएगा। तो इन पक्की ईंटों को ना पूछकर इस अपवाद को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। और वो जो अपवाद की अगर हम लोग बात करें तो दो जगह आपको मिलेंगे। देखिए अपवाद में कौन कौन सी जगह है, एक मैंने अभी आपको बताई कालीबंगा नाम की जगह राजस्थान में, और एक और प्लेस आपको मिलेगा भाई रंगपुर। कौन सा जगह है, रंगपुर। देखिए रंगपुर और कालीबंगा ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर पूरी इंडस वैली में 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर का जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन की सड़कों में क्या है, पक्की ईंटों का यूज किया गया। लेकिन दो ऐसे क्षेत्र हैं कालीबंगा और रंगपुर, जरा इनका नाम याद रखें। कालीबंगा राजस्थान में आता है, रंगपुर गुजरात में आता है। यहां पर पक्की ईंट यूज ना करके कच्ची ईंटों का यूज किया जा रहा है, जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, जो ईंटें हैं, देखिए जब ईंटें कैसे यूज की हैं, पक्की ईंटें यूज की हैं, और जो इन ईंटों का जो रेशियो है 4, 2 और 1, कैसा है 4, 2, 1। ठीक है, 4 क्या हो गई लंबाई हो गई, 2 क्या हो गई चौड़ाई हो गई, और 1 क्या हो गई मोटाई हो गई, थिकनेस हो गई इसकी। ठीक है, तो ये रेशियो रखा गया कहां का, ईंटों का 4, 2, 1। ठीक है, जो एग्जाम में कई बार इस रेशियो को भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। इंडस वैली के जो ईंटें हैं उनका रेशियो क्या है, 4, 2, 1। ठीक है, दूसरी हम लोग बात करें, देखिए अब गली पे आते हैं। ठीक है, तो हालांकि गलियों में भी क्या है, पक्की ईंटों का ही यूज किया गया है। जो गली है, इनके जो जितने भी घर हैं वो सब कहां बने हुए हैं, इन्हीं गलियों में क्या बने हुए, इनके घर बने हुए हैं। तो हम लोग भी क्या कर लेते हैं, इनके घरों को ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। तो देखो जरा, मान लीजिए भाई एक घर ये हो गया इस सभ्यता का, मान लेते हैं एक यहां पे मैंने बना लिया, एक यहां बना दिया, और एक यहां बना दिया। ठीक है, गलियों में। देखिए दूसरी बात, ये क्या है भाई, इनका दरवाजा। अब जरा ध्यान से देखो तो आप पाओगे जो दरवाजा है वो कहां खुल रहा है, गली में खुल रहा है। और यहीं पे मान लेते हैं ये क्या है, खिड़की। क्या है ये, खिड़की। ये खिड़की हो गई, है ना। तो याद रखें जो घर हैं, देखिए घरों की खिड़की और दरवाजे वो कहां की ओर खुल रहे हैं, गली में खुल रहे हैं, ना कि मेन रोड की ओर। तो ये एग्जाम में कई बार यही इनकी विशेषता है। आप देखो घरों के जो खिड़की और दरवाजे हैं गलियों की ओर खुलते हैं, ना कि मेन रोड की ओर। गलियों की ओर खुलने का मतलब क्या है, ये लोग साफ सफाई पसंद रहे होंगे। अगर मेन रोड की ओर खुलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा, और जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, धूल मिट्टी अंदर आएगी। तो इस धूल मिट्टी से बचने के लिए इस लोगों, यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों के जो घर हैं, घर कहाँ बने हुए हैं, गलियों में। दरवाजे खिड़की कहाँ खुल रहे हैं, गली की ओर खुलते हैं। कहाँ की ओर खुलते हैं, गली की ओर ये दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे क्या है, गंदगी घर के अंदर ना आए। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि इंडस वैली के जो लोग थे उनके घरों के खिड़की दरवाजे कहाँ की ओर खुलते थे, मेन रोड या गली। तो आपका उत्तर हो जाएगा गली। लेकिन एक अपवाद यहां भी आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एक एक्सेप्शन यहां पे मिल जाएगा, आपको एक अपवाद मिलेगा। तो एक जगह ऐसी है जहां पर घरों के खिड़की दरवाजे गली में ना खुलकर मेन रोड की ओर खुलते हैं, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, और उस जगह का नाम है लोथल। क्या नाम है, जरा इस जगह का नाम याद रखेंगे, लोथल का। लोथल आपको बता चुका हूं गुजरात में आता है। तो देखिए जितनी भी इंडस वैली का रीजन है, इस पूरे रीजन में घर के खिड़की दरवाजे मेन रोड की ओर खुलते हैं ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आए। लेकिन एक रीजन आपको याद रखना है, कौन सा, लोथल, जिसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं। लोथल में जो घर की खिड़की दरवाजे वो कहां खुलते हैं, मेन रोड की ओर खुल रहे हैं। ठीक है, और जितने भी यहां पे घर मिलेंगे आपको इंडस वैली में, ज्यादातर मैक्सिमम घरों में क्या मिलेगा, आपको एक कुआं भी मिलेगा। क्या मिलेगा, ज्यादा, देखिए सभी घरों में कुआं नहीं है, केवल कुछ घरों में क्या है, कुएं के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ घरों में क्या है, कुआं भी है, सभी में क्या है, एक कुआं नहीं है। देखिए मैंने केवल 2 में ही शो किया है, यानी कि मैक्सिमम अधिकतर घरों में क्या है, कुएं हैं, कुछ घरों में नहीं है। दूसरी बात, हर एक घर में क्या मिलेगा, किचन मिलेगा, एक बाथरूम मिलेगा, एक टॉयलेट मिलेगा, ये सभी कुछ विशेषता है। और इसके साथ एक क्या मिलेगा, आंगन, कोर्टयार्ड हर घर में मिलेगा। और देखिए 2 बातें याद रखें, साफ सफाई पसंद है तो पानी का भी क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट होगा पानी का भी। और पानी का मैनेजमेंट करने के लिए ये जो गलियां हैं, इन गलियों के नीचे से क्या होगा, ढकी हुई नालियां हैं, और ये जो ढकी हुई नालियां हैं ये कहां जाएंगी, शहर के बाहर जाएंगी। और शहर के बाहर जाने के बाद
इन नालियों में भी यहाँ पे क्या होगा, एक जाली लगी होगी ताकि गंदगी बाहर रुक जाए। इस गड्ढे में क्या होगा, सारा पानी क्या होगा, सिटी के बाहर जाकर हो जाएगा, इकट्ठा होता रहेगा। तो देखो वाटर पानी को बचाने की तकनीक से भी क्या लोग परिचित हैं। ठीक है, तो मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, आप इतनी बातें याद रखें, जो इंडस वैली की जो सिटी है उसकी जो सड़कें हैं एकदम सीधी हैं, साफ हैं, और कैसी है, एक दूसरे को 90 के एंगल पे काट रही हैं। घरों के जो खिड़की दरवाजे कहाँ की ओर खुलते हैं, मेन रोड की ओर ना खुलकर गली में खुलते हैं। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर है, एक जगह है गुजरात में, जहां घरों के खिड़की दरवाजे मेन रोड की ओर खुलते हैं। पक्की ईंटों का यूज किया गया है बनाने में सड़कों को, लेकिन रेशियो क्या है 4-2-1। लेकिन यहाँ भी अपवाद मिल जाएगा, कालीबंगा और रंगपुर दो ऐसे शहर, दो ऐसे क्षेत्र हैं, दो ऐसी जगह हैं जहां पर क्या होता है, ईंटें कैसी ईंटों का यूज किया गया है, कच्ची ईंटों का यूज किया गया है। तो इसको एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा रहती है, ये बातें तो आपको पता ही चल गई होंगी। देखिए दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें टाउन प्लानिंग की, हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो शहर है वो पूरा शहर, आप लोगों ने सब लोगों ने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, है ना, मोहनजोदारो मूवी आप सब लोगों ने देखी होगी। तो जो शहर है उसमें देखा होगा 2 हिस्सों में डिवाइड था शहर। जो बेचारे गरीब लोग हैं वो दूसरे हिस्से में बसे हुए हैं, जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाली पार्टी है वो क्या है, दूसरे हिस्से में बसी हुई है। तो ऐसे ये सभ्यता भी बसी हुई थी। जरा देख लेते, जरा इसको भी चलते चलते देखिए। दूसरी बात टाउन प्लानिंग की, इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। दूसरी टाउन प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए भाई एक नगर हो गया ये वाला, ये कोई नगर है, एक नगर तो हो गया ये, और एक छोटा नगर मान लेते हैं, एक नगर, एक शहर ये है और एक शहर ये, 2 शहर है। ठीक है, तो इन दोनों शहरों की जरा बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। और ठीक है, ये इंडस वैली के एक शहर ये है, एक शहर ये है, और इन शहरों के चारों ओर ये शहर बंद है किससे, एक बाउंड्री से। क्या कर दी, इनके चारों क्या कर दी, एक बड़ी बड़ी क्या कर दी, दीवार खड़ी कर दी। ये क्या है, एक बहुत बड़ी क्या है, दीवार है। ठीक है, देखिए ये जो शहर है इसको हम लोग नाम रख देते ताकि हमें समझने में आसानी रहे। इसको बोलते थे पश्चिमी शहर। क्या बोलते थे इसको, पश्चिमी, वेस्टर्न। हालांकि उत्तर पूर्व में आ रहा है, वेस्टर्न या अपर फोर्ट या टाउन, है ना, नाम मैंने इसको रख दिया। मैंने बोला इसको पश्चिमी या ऊपरी किला या शहर। ठीक है, ये वाला हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से की बात करें तो इसको हम लोग बोल देते हैं लोअर। इसको क्या बोल देते हैं, लोअर या ईस्टर्न टाउन या फोर्ट, किला। तो जो पूरी शहर है वो 2 हिस्सों में बिटा हुआ है। कौन सा, एक क्षेत्र है, देखिए ये जो रीजन रहेगा, जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ये क्षेत्र जो रहेगा ये किन के लिए है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में केवल वो लोग निवास करेंगे जो लोग क्या है, अमीर लोग हैं, जो क्या है, शासक वर्ग है, रूलिंग क्लास के लिए क्या रहेगा, ये रीजन रहेगा। तो यहां पर कौन निवास करेगा भाई, रूलिंग क्लास मेंबर, रूलिंग क्लास मेंबर, है ना, शासक वर्ग। और रिच, धनी लोग कहां पे रहते हैं, इस वाले शहर में रहेंगे। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो कॉमन मैन हैं, वो कहां पे निवास करेंगे, इस वाले शहर में निवास करेंगे। ठीक है, दूसरी बात। ठीक है, तो कितने लेवल हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों के, 2 लेवल। आपसे प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी में नगरों के कितने लेवल मिलते हैं आपको, तो क्या मिलेंगे, कैसी संरचना है, द्विस्तरीय, यानी कि क्या है, 2 लेवल। हिंदी में इसको बोलना चाहें तो कैसी संरचना आपको मिलेगी, द्विस्तरीय संरचना आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक शहर आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, कैसी संरचना है, द्विस्तरीय संरचना आपको मिलेगी यहां पर। ठीक है, इतनी अगर हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग दूसरी अगर हम लोग बात करें, लेकिन इसके बाद भी द्विस्तरीय संरचना हो गई। आपने वो मूवी देखी होगी, उस मूवी की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने पाया होगा, जो वो मूवी है उस मूवी में जो गरीब लोग हैं, जो मार्केट है, जो उसका एक्टर है, वो पहले क्या है, इस शहर में जाता है, और इस शहर से इस शहर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको क्या है, मोहर दुखानी पड़ती है। देखिए पूरा शहर क्या है, किससे घिरा हुआ है, बड़ी दीवार से घिरा होता है, क्या हो जाए, चोरों से क्या मिले, सुरक्षा मिले, बाहरी आक्रमण से क्या मिले, सुरक्षा मिले। और इस रीजन में एंट्री करने का केवल, पूरे शहर में एंट्री करने का केवल क्या है, एक ही दरवाजा है। क्या है, शहर में घुसने का केवल क्या है, यही क्या है, एक ही एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट केवल एक ही मिलेगा आपको। तो एग्जाम में प्रश्न जाए
कि कितनी संरचना मिलेंगी आपको लेवल, तो कितने मिलेंगे 2 लेवल। अच्छा एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा हूं, 2 लेवल तो हैं, लेकिन देखिए यहां पर भी आपको एक अपवाद मिलेगा। कहां पर? इस टाउन प्लानिंग में भी। और इस अपवाद का नाम है, एक जगह मैं आपको दे रहा हूं, एक्सेप्शन एक मिलेगा आपको। और इस एक्सेप्शन का जरा आप लोग नाम विशेष रूप से बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे। गुजरात में धोलावीरा, तो एक जगह है धोलावीरा नाम की जगह। इस धोलावीरा नाम की जगह में कितने लेवल है शहर के? 3 लेवल। कितने हैं? 3 लेवल। यहां की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय। ठीक है, देखिए एक अपर शहर होगा, एक मिडिल शहर होगा, एक लोअर सिटी होगा, इस तरह से। ठीक है, तो इतनी बात मैं अभी तक आपसे करना चाह रहा था। तो आप केवल 2 बातें ध्यान रखेंगे, सड़कें 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, सड़कों में पक्की ईंटों का यूज 4, 2, 1 के, और इसका अपवाद कालीबंगा, रंगपुर, जहां पर कच्ची ईंटें मिलेंगी। दूसरी बात, घरों खिड़की दरवाजे मेन रोड क्यों ना खुलकर कहां खुलते हैं? गलियों में खुलते हैं। और इसका अपवाद कहां मिलेगा? लोथल। लोथल एकमात्र ऐसा शहर, एकमात्र ऐसी प्लेस जहां पर क्या है, घरों के खिड़की दरवाजे मेन रोड की ओर खुलते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, प्रश्न आ जाए कि किस सिस्टम पे बसे हुए हैं, तो क्या लेवल है? 2 लेवल है सिस्टम के, एक अपर रीजन है, एक लोअर वाला शहर है। लोअर शहर किसके लिए है? कॉमन। जो ईस्टर्न साइड में वो किसके लिए है? आम लोगों के लिए है। जो ऊपर वाला क्षेत्र है, जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, वो किसके लिए है? धनी और क्या है, रूलिंग क्लास के मेंबर्स के लिए बसाया गया है। और पूरा शहर क्या है? एक ही दीवार से, एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है, ताकि हो जाए बाहरी आक्रमण, चोरों से क्या मिले? सुरक्षा मिल सके। और आने का और जाने का, शहर में एंट्री करने का केवल क्या है? एक ही पॉइंट है, एक ही चेक पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। तो जितने भी, और फिर ज्यादातर घरों में कुआं मिलेगा, ये भी याद रखें, सभी में नहीं है, ज्यादातर में है। और हर घरों में क्या मिलेगा? एक कोर्टयार्ड, आंगन मिलेगा आपको, ये कंफर्म है। एक कोर्टयार्ड आपको मिलना ही मिलना है सारे घरों में। ठीक है, ये यहाँ की विशेषता है। ठीक, दूसरी बात, घरों में टॉयलेट, बाथरूम आपको मिलेगा। और जो शहर का पानी है वो क्या जाएगा? नाली के माध्यम से, अंडरग्राउंड नाली होगी, क्या हो जाएगा? शहर के बाहर जाके गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, ये बात है। तो जरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं कुछ। देखिए मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, किसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं? यहाँ के लोगों की यहाँ की जो सभ्यता में स्क्रिप्ट, जो यहाँ की लिपि है, किसकी बात कर चुके हैं हम लोग? स्क्रिप्ट। तो देखिए जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है? पिक्टोग्राफिक, या इसको हम लोग पिक्टोग्राफ बोल देंगे। पिक्टोग्राफ का मतलब कैसी है? चित्रात्मक लिपि है इनकी। ठीक है, और जिसको आज तक क्या डिकोड किया ही नहीं जा सका इस लिपि को। ठीक है, तो आगे की हम लोग जरा बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जरा इनकी सोशल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन इनका कैसा है? देखिए सोशल लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहां का जो समाज है वो मैटरनल सोसाइटी है। जरा याद रखें, मात्र सत्तात्मक समाज। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि समाज कैसा था इनका, तो कैसा रहा होगा? मैटरनल सोसाइटी रहा होगा, मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। दूसरी बात, कपड़े कॉटन और क्या है? ऊन, दोनों ही तरह के कपड़े यूज करते हैं। और देखिए याद रखें, कॉटन को हिंदी में मैंने क्या बोलते हैं? कपास। तो सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले कपास को, कॉटन को उत्पादन सबसे पहले किसने किया है? सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा ही सबसे पहले वर्ल्ड में कपास का उत्पादन किया गया। और यहीं से क्या पूछा? फिर ये मेसोपोटामिया में पहुंचा। और इसीलिए जो विदेशी लोग थे इसको सिंडोन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडोन। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्शन किसके द्वारा किया गया कपास का? इंडस वैली के लोगों के द्वारा किया गया। सबसे पहले कपास किसने खोजी? सिंधु घाटी के लोगों ने इसको खोजा था। दूसरी बात, क्योंकि इससे क्या करते थे लोग? कपड़े बनाते थे। यहाँ के जो लोग हैं, देखिए वो मैथ के बारे में भी उनको जानकारी है, गणित के बारे में वो लोग जानते हैं, मैथ्स को वो लोग अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि देखो ईंटें हैं, सबको क्या है? एक माप में मिलेंगी आपको, क्या मिलेगी? एक लंबाई चौड़ाई फिक्स मिलेगी आपको। मैथ के साथ साथ मेटल कंस्ट्रक्शन, कई बार पूछ लेते हैं क्या इंडस वैली के लोग धातु
निर्माण के विज्ञान से परिचित है जी, बिल्कुल परिचित थे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था ये लोग किसका यूज करते थे भाई, ब्रोंज, किसका, कांसे का यूज करते थे। और आपको पता है ब्रोंज किससे मिलकर बनता है, टिन और कॉपर। तो इसका मतलब तो ये है, ये क्या है, इस तकनीक से क्या थे, परिचित रहे होंगे। देखिए मापतोल प्रणाली, मेजरमेंट से भी लोग परिचित थे। चीजों को तौलने वाली कुछ वस्तुएं हमें यहां से मिलती, तो इससे हम लोग कई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और दूसरी अगर हम लोग बात कर लें ये ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उनसे भी क्या रहते हैं, लोग परिचित रहे थे। ठीक है, तो इतनी अगर हम लोग बात करें इनकी, अगर सोशल लाइफ की अगर हम लोग बात करें, मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ, ये लोग क्या है, युद्ध प्रिय कम है, शांति प्रिय ज्यादा है, पैसिफायर मोर। ठीक है, कौन से, वार लाइक, क्या शांति प्रिय ज्यादा है, युद्ध प्रिय कम है। एक बात मैं बोलना, क्योंकि लड़ाई झगड़ों कोई सामान हमें यहां से मिले ही नहीं है। चलो मैं रफ कर देता हूं इसको जल्दी से। इंडस वैली एक नगरीय सभ्यता है, एक टाउन सिविलाइजेशन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। देखिए दूसरी बात, थोड़ी सी बात, इनका जो राजनीतिक जीवन है, जो पॉलिटिकल लाइफ है, उसके बारे में कोई स्पष्ट बातें में पता लगती ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी बात इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में कर लेते हैं, है ना। आर्थिक जीवन इनका कैसा है, देखो आर्थिक जीवन, सभ्यता काफी क्या है, विकसित है, काफी डेवलप सभ्यता है। और कोई भी सभ्यता, कोई भी देश, कोई भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का डेवलप होती है तो उसका एक कारण होता है, वो कारण होता है व्यापार। ठीक है, तो इसका मतलब ये लोग भी करते होंगे, ट्रेड कॉमर्स में काफी आगे रहे होंगे। तो इनकी सभ्यता का विकास का एक प्रमुख कारण कौन सा है भाई, व्यापार वाणिज्य, ट्रेड कॉमर्स, है ना। व्यापार वाणिज्य काफी हाई रहा होगा, तभी कह रहा है ये लोग काफी विकसित रहे होंगे। चूंकि व्यापार वाणिज्य काफी हाई है और ट्रेड में जो इनका सिस्टम चलता है, ठीक है, इस व्यापार में जो ये सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्रा तो रही नहीं होगी, मुद्रा तो थी नहीं, हमारे करेंसी इनके पास कोई नहीं थी, तो किसको यूज कर रहे हैं लोग, वार्टर सिस्टम। वाटर सिस्टम का मतलब क्या है, मेरे से गेहूं ले लो, चावल दे दो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर सिस्टम बोलते हैं, अदला बदली जो चलती है, वाटर सिस्टम। और दूसरी बात मैंने बोला, ये लोग क्या करते हैं भाई, ट्रेड करते हैं। ट्रेड कॉमर्स इनका क्या है, तो देखिए ट्रेड कहां से करते हैं, इजिप्ट। कई बार पूछते कि इनका व्यापार कहां से होता था, मिस्र से इनका व्यापार होता था। इजिप्ट के साथ साथ मेसोपोटामिया, इराक से क्या होती थी, इनका व्यापार चलता था। दजला फरात नदी के दोआब रीजन में जो क्षेत्र सभ्यता विकसित, उसको सभ्यता विकसित हुई, इसको मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ साथ मध्य एशिया, और क्षेत्र रखना चाहे तो वहां पर मिडिल एशिया से क्या करते हैं लोग, ट्रेड करते थे। ठीक है, दूसरी अगर हम लोग बात करना चाहें ट्रेड कॉमर्स के साथ साथ, देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो ट्रेड करने के लिए इनके पास कोई बंदरगाह तो होने चाहिए, है ना। तो इनके पास 3 बंदरगाहों का ये लोग यूज करते थे। कौन कौन से पोर्ट हैं जिनको एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो कौन कौन से हैं, देखिए एक पोर्ट आपको लोथल मिलेगा, और मैं बता चुका हूं लोथल इनका एक बंदरगाह। दूसरा जो बंदरगाह है इनका, उसका नाम है रंगपुर। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इंडस वैली के लोगों का इनमें से कौन एक पोर्ट है, तो रंगपुर के साथ साथ तीसरा एक बंदरगाह की अगर बात करें तो एक मिलेगा सूतकांगेडोर। ठीक है, कौन सा है, कोटदा, सुरकोटड़ा। और एक आपको मिलेगा प्रभास पाटन। तो ये 4 क्या हैं, इनके क्या हैं, प्रमुख बंदरगाह हैं। जरा इनको ध्यान रखें, इन चारों को में से किसी न किसी को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। अब देखिए जब ये लोग ट्रेड करते होंगे तो ट्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों का तो उत्पादन करना पड़ता होगा। तो क्या क्या खेती करते हैं लोग, जरा जान लेते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए गेहूं, जौ, है ना, राई, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड का मतलब
सरसों, ठीक है, मोटा अनाज, मिलेट, बाजरा, ज्वार, ठीक है, और कॉटन। और इसमें भी जो गेहूं और जौ हैं, ये गेहूं और जौ इनके क्या हैं, प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। ये क्या है, इनकी मेजर फूड आइटम थे। सबसे ज्यादा उत्पादन इन्हीं का होता था, किसका, गेहूं का और जौ का। तो एग्जाम में पूछ लें कि कौन कौन से क्या हैं इनके प्रमुख उत्पादन, प्रमुख क्या है खाद्यान्न फसलें हैं, तो कौन कौन सी, गेहूं और जौ क्या है इनकी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। जब फसलें उगाते होंगे तो सीधी सी बात है, कॉटन का उत्पन्न तो मैंने बोल दिया सबसे पहले कहां से आया, यहीं से मिला। देखिए एक जगह है लोथल और एक जगह है रंगपुर, दो प्लेसेस का नाम मैं और ऐड कर देता हूं। एक जगह लोथल, दोनों ही गुजरात में मिलेंगी, रंगपुर, ये दो वो जगह हैं जहां से चावल यानी कि धान की जो भूसी होती है, हस्क, उसके क्या मिले हैं, हमको साक्ष्य मिले हैं। यहां से कहां से, ठीक है, कहां से मिले हैं, सॉरी के बनता है, धान की भूसी, ये साक्ष्य कहां से मिलते हैं, लोथल और रंगपुर से। तो साथ ही साथ ये लोग क्या करते होंगे, जानवर भी पालते होंगे। तो कई बार पूछ लेते हैं कौन कौन से जानवर पालते थे, एग्जाम दे देंगे इनमें से कौन से जानवर से क्या ये लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। तो कौन कौन से जानवर, तो देखिए सबसे प्रमुख है हम्बवैक बुल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुंवड़ वाला सांड, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पिक्चर इसी की मिली है, तो ऐसा माना गया जो क्या है इनका सबसे क्या है लोकप्रिय पशु रहा होगा, कौन सा, ये वाला पशु रहा होगा। इसके साथ साथ भैंस से ये लोग परिचित हैं, बफेलो, भैंस के साथ साथ गाय, काऊ, बकरी, गोट, देखिए कुत्ता, डॉग, सुअर, पिग, है ना, सुअर से भी ये लोग क्या है परिचित हैं, बिल्ली से भी ये लोग परिचित हैं। ये देखिए पालने वाले नहीं है सब, ये क्या है, इनसे क्या है परिचित हैं, लेकिन ये क्या है इनका लोकप्रिय पशु है, कौन सा, ये कुंवड़ वाला सांड सबसे क्या है लोकप्रिय है इनका। और देखिए हाथी भी यहां से हमें का साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो हाथी के जो साक्ष्य हैं, यानी कि हाथी को केवल गुजरात के लोग ही पालते थे। एक बार पूछ लिया गया हाथी कहां पर पाला, केवल गुजरात में ही हाथी पाला जाता था। गाय मिल गई लेकिन घोड़ा नहीं मिला है, और घोड़े को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। हालांकि एक जगह है, इस जगह का नाम है सुरकोतडा, सुरकोतडा जो क्या है इनका एक पोर्ट भी है। तो इस सुरकोतडा नाम के स्थान से ये एकमात्र ऐसा प्लेस है जहां से क्या मिला, घोड़े का स्केलेटन। तो एकमात्र है जगह जहां से क्या मिलेगा, घोड़े का स्केलेटन मिला, वो कौन सा, सुरकोतडा। तो कई बार एग्जाम में पूछे किस जानवर से परिचित नहीं थे, किसको नहीं पालते, तो आपका उत्तर हो जाएगा घोड़ा है, तो घोड़ा इसका आंसर हो जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात जरा इनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में और कर लेते हैं। देखिए रिलीजियस लाइफ को लेकर भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन। तो अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो ये लोग जो गॉड की पूजा करते हैं, गॉड, ठीक है, तो देखिए ये लोग भगवान को तीन रूपों में लोग पूजने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो तीन रूपों में क्या करते हैं ये लोग पूजा करते हैं। भगवान को क्या करते हैं, ह्यूमन मानकर भी पूजा करते हैं, मानव, ह्यूमन के रूप में भी पूजा करते हैं। भगवान की ये पेड़ के रूप में भी पूजा करते हैं, ठीक है। और भगवान की क्या करते हैं, एनिमल। इन तीन रूपों में क्या करते हैं, गॉड को पूजने के साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमन याद रखें, ट्री, और कौन सा है, एनिमल। साथ ही साथ इनकी पूजा पद्धति की अगर हम लोग बात करें
तो वर्शिप की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे ज्यादा फेमस हैं मदर गॉडेस। ठीक है, मातृ देवी को पूछते हैं क्योंकि मदर गॉडेस मैंने बोला एक मूर्ति जिसके क्या है गर्भ से क्या है एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ पशुपति शिव। ठीक है, एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली जिसको हमने क्या है पशुपति शिव बोला, इसकी मूर्ति करते हैं, पूजा करते हैं। और साथ ही साथ लिंगा और योनि की क्या करते हैं ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है, लिंगा योनि क्या करते हैं पूजा करते हैं। ये लोग ऐसा साक्ष्य में मिलते हैं, बिलीव करते हैं रीबर्थ में, यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, बिलीव इन रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं ये लोग। कौन से? क्योंकि यहां जो कब्रिस्तान मिले हैं उनसे क्या है कुछ चीजें खाने पीने के सामान बर्तनों को क्या मिला है उसके साथ दफनाया गया है, तो इससे कंक्लूजन निकाला गया शायद ये लोग क्या करते हैं पुनर्जन्म में विश्वास रखते रहे होंगे। ठीक है, और देखिए भूत, काला जादू, ब्लैक मैजिक, इनमें क्या करते हैं विश्वास करते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, बहुत सारे ताबीज वगैरह हमें यहां से मिले तो ऐसा क्या है अंदाजा हम लोगों ने लगा लिया। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग अभी तक कर लिए और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि ये सभ्यता खत्म कैसे हो गई। तो देखो इसको लेकर हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने अलग अलग विचार हम लोगों को देते हैं। इस किसको सिंधु घाटी सभ्यता के क्या होने के खत्म होने के रीजंस हम लोगों को बताते हैं। तो अलग अलग विचार हैं, क्या क्या है, दो तीन जिसमें ज़्यादा फेमस मैं देना चाह रहा हूँ। एक है एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहरी आक्रमण। कौन सा रीजन बताया गया? बाहरी आक्रमण। ठीक है, एक रीजन ये माना जाता है। तो कुछ विद्वान है व्हीलर, पिगट और गार्डन चाइल्ड नाम के उन्होंने क्या माना, इसको ज्यादा मानते हैं। एक जो दूसरा रीजन सबसे ज्यादा माना जाता है सेकंड नंबर पर, इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। आजकल इसी को लेकर ज्यादा रिसर्च चल रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गई, इस सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। आजकल इसको भी आजकल जो नई रिसर्च है उसका यही मानना है। ठीक है, और कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का मानना क्या है, सारी सिंधु घाटी सभ्यता किसके कारण नष्ट हो गई, बाढ़ के कारण। और कुछ लोगों का तो मानना क्या है, प्रशासनिक शिथिलता आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो गई, दिक्कतें आई। जो आपने मोहनजोदाड़ो नाम की मूवी में भी देखा, फ्लड को दिखाया और क्या प्रशासनिक दिक्कतों को दिखाया। लोग आपस में क्या है लड़ने झगड़ने लगे और आपस में लड़ के क्या हो गई, सभ्यता खत्म हो जाती है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करने को इस इंडस वैली को अभी हम लोग 2-3 घंटे और डिस्कस कर सकते थे इतना, लेकिन हमें इतना डिस्कस, हालांकि मैं फिर भी लग रहा है कि लेक्चर क्या हो गया, लंबा हो गया। मैं फिर भी क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा हम लोग क्या थोड़ा डिटेल में ज़्यादा डिस्कस कर लिए, तो इतना डिस्कस करने की हमें जरूरत भी थी नहीं। चलिए जो भी है अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस टॉपिक के बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे वैदिक एज, वैदिक काल में हम लोग मिलेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूं, मैं इतना कुछ डिस्कस कर चुका हूं, आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, जहां तक होगा आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। आप इतना, तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक।